हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल इंग्लिश आउल पे। आई नो बहुत दिनों से डिले हो गया, वीडियोस नहीं पोस्ट करी थी बहुत दिनों से क्योंकि चल रही थी, तबीयत खराब चल रही थी कुछ दिनों से और फैमिली में भी कुछ इशू था। बट कोई बात नहीं, अब हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज को। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए सीटेट, क्योंकि यूपी टेट का अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कब होगा, कितने महीने के बाद होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन सीटेट पे डालना है। अब सीटेट को लेके कई लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं कि 10 दिन में सीटेट की तैयारी कर लीजिए, 15 दिन में सीटेट की तैयारी कर लीजिए। सीधी सी बात तो ये है, पढ़ने वाले बच्चों को पता है सीटेट की तैयारी 10 दिन में कभी भी नहीं होती। सीटेट की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 4 या 5 महीने चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपने बेस से शुरू करना है। यहाँ पर हम क्यों देख रहे हैं ये वीडियोस और क्यों डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है अभी। रिवीजन इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि कुछ चीजें जो आपको पता है, कुछ चीजें जो आपको नहीं पता, क्या चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जो चीजें आप कर चुके हैं वो आपको रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। और भी फ्यूचर में और भी वीडियोस आएंगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सीटेट का जब पेपर आएगा उससे पहले लाइव सेशंस हो, ताकि हम पुराने पेपर्स को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, टेट्स में आए हैं, उनको डिस्कस करना। जैसे कि ईवीएस के या सीटेट के, सीटेट में जो सीडीपी का कोर्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, हिंदी में, अलग अलग एरियाज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कोई वादा नहीं कर सकती कि 10 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि 10 दिन में हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो भूल जाइए। सीधी सी बात है, प्रिपरेशन स्टार्ट कब होती है? जब हम पहले से शुरू करते हैं। तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो आपकी अगर आपने स्टार्टिंग कर दी, यू आर हाफ डन। तो बस आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करते रहना है। और क्योंकि एग्जाम पास आने वाला है तो बार बार उसको गो थ्रू करते रहो। जितना गो थ्रू करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पेपर इस बार अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आना है, पेपर रटने वाला बिल्कुल भी नहीं आना, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। सो मिडल और लेट चाइल्डहुड जो होता है वो होता है 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में। ठीक है, मतलब जब बच्चा 6 साल मतलब स्कूल में जाना शुरू करेगा, उससे पहले की जो टाइम था उसमें बच्चा केजी वगैरह में था। 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है। तो 6 साल से लेकर 12 साल तक, यानी बच्चा जब 7th क्लास तक, 8th क्लास तक आ जाएगा, तब तक की बात हो रही है। ठीक है, अब ये मिडल, इसमें हम 2 एरियाज पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मिडल चाइल्डहुड, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड। सो इसमें जो बाल्यावस्था की बात हो रही है, मिडल चाइल्डहुड की बात हो रही है, वो होती है 6 साल से लेकर 9 साल। कितनी? 6 to 9 ईयर्स। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, एक अर्ली चाइल्डहुड होता है और एक लेट चाइल्डहुड। एक्चुअली में हम चाइल्डहुड को 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, अर्ली, मिडल और लेट। लेकिन मिडल और लेट में क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। मिडल चाइल्डहुड ओनली लीड्स टू लेट चाइल्डहुड, तो इसलिए मिडल और लेट को साथ लेके चलते हैं। और जो मिडल चाइल्डहुड है वो 6 से 9 साल, 3 साल का गैप यहाँ पे होता है। और फिर 10 से 12 साल का जो गैप होता है उसी को हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। अब इसको क्यों अलग अलग स्टडी किया जाता है? तो इसको अलग अलग स्टडी करने का ये मतलब है क्योंकि पहले वाला जो फेज हो रहा है, 6 से 9 साल का जो फेज है आपका, इसमें आपकी बॉडीली ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। और बाद में क्या होता है, उसी ग्रोथ को सस्टेन करती है बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में लेंथ बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, वो सब हुआ 6 से 9 साल में। फिर उसके बाद 10 से 12 साल में बॉडी क्या करती है, मैच्योर करती है। तो वो मैच्योरिटी जब आती है उसके बाद अगली स्टेज क्या है हमारी, अडोलेसेंस। सो उस अडोलेसेंस के लिए जो हमारी बॉडी में मैच्योरिटी चाहिए वो इस स्टेज में आती है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है 6 to 9 ईयर्स वाली, मिडिल चाइल्डहुड वाली, ये होती है ग्रोथ का पीरियड। और जो ये वाली एज होती है ये होता है आपका मैच्योरेशन के लिए, इसमें आप मैच्योर करोगे। इसके बाद हमें देखना है क्या क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। हर वीडियो में हमने देखा है, पहले आती है फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिर आती है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, चिल्ड्रन एक्वायर अ लीनर एंड मोर एथलेटिक अपीयरेंस। अब आपकी जो बॉडी होगी वो थोड़ी एथलेटिक सी हो जाएगी। मतलब अभी तक आप जैसे गोल मटोल से फैट आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे होगा, इस एज में आके आप थोड़े लीन हो जाओगे। मतलब बॉडीली जो आपका फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा, तो वो फैल रहा है। तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी, ज्यादा एथलेटिक हो जाएगी, मतलब मस्कुलर, थोड़ा मसल्स डेवलप में हो जाएंगे आपके। स्केलेटल बोन्स एंड मसल्स ब्रॉडन एंड लेंथन व्हिच मे कॉज चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस ग्रोइंग पेन्स। अब देखो आपको कई बच्चों ने जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं और जो दूध वाली जो ब्रांड्स है वेरियस, जो दूध में जो पाउडर आप मिक्स कर, जैसे कॉम्प्लान हो गया, बॉर्नवीटा हो गया,
वो इसी एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, क्योंकि इस एज में क्या होता है, आपकी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो डेवलप करते हैं। तो इस एज में क्योंकि बोन्स और मसल्स आपके बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, जो आपके ढांचे से जुड़े हुए हैं, और जो मसल्स होते हैं, आपके जो मसल्स हैं, जो बॉडी की बड़े बड़े मसल्स हैं, उन सब के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आप मस्कुलर हो रहे हो, एथलेटिक हो रहे हो। तो इस पीरियड में आपकी जो बोन्स है वो इतनी डेवलप करेंगे, और आपके जो बोन्स है उसमें पेन भी शुरू हो जाता है। बच्चे इस चीज की कंप्लेन करते हैं कि उनके हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि इस एज में आप देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, और जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो 206 हड्डियां, तो वो जुड़ जुड़ के लंबी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। उस पूरे प्रोसेस में आपके बोन्स में दर्द होता है, वो बड़ी भी हो रही है। और साथ साथ एक चीज है यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। अभी तक आपकी जो बोन्स थी वो बहुत सॉफ्ट थी, क्योंकि वो कार्टिलेज की बनी हुई थी। कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो अभी तक आपकी जो बोन्स थी वो कार्टिलेज की बनी थी, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन बाद में जो आपकी हड्डियां है ना, वो मजबूत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स आ जाएंगे। अब हमें पता है हमारी हड्डियां किसकी बनी है, हमारी हड्डियां बनी होती है कैल्शियम की और फास्फोरस की। सो आपकी हड्डियों में इसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तभी इस एज में बच्चों को रेकमेंड किया जाता है दूध ज्यादा पीना, या ऐसी चीजें खाना जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी बोन्स में मिनरल्स का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ डेसिडस टीथ, इसी एज में अगर आप देखो, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चा होता है, इसके दांत गिरेंगे। दांत क्यों गिरते हैं? क्योंकि इनके जो पक्के दांत हैं वो इसी टाइम पीरियड में आएंगे। सो डेसिडस टीथ जो होंगे वो झड़ जाएंगे। बेबी के जो बेबी टीथ होते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो झड़ जाएंगे। और उसके बाद आएंगे आपके परमानेंट सेट ऑफ टीथ। आपके परमानेंट सेट ऑफ टीथ में जो टोटल आपके दांत है वो 32 होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर विजडम टीथ डेवलप नहीं होते, अक्कल दाढ़ नहीं आती। तो अक्कल दाढ़ को छोड़ के, विजडम टीथ को छोड़ के, आपके सारे परमानेंट टीथ इस पीरियड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया बोन्स का, टीथ का चेंजेस क्या हुए हमारी बॉडी में। अब इसके बाद ये, एज द साइज ऑफ द फ्रंटल लोब्स इंक्रीज, द चिल्ड्रन आर एबल टू एंगेज इन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट कॉग्निटिव टास्क, परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ टास्क। अब देखो, एक डेवलपमेंट दूसरी डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। जब आप फिजिकली ग्रो करोगे तो आप साथ साथ कॉग्निटिवली, मतलब दिमागी तौर पे, कॉग्निटिवली, संज्ञानात्मक तौर पे भी ग्रो कर रहे हो। तो अब देखो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब बच्चा बॉडीली डेवलप कर रहा है, साथ साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कैसे हेल्प करेगा कि आप मुश्किल से मुश्किल टास्क को कर सकते हो। जैसे आपने वो देखा होगा बचपन में, ऐसे वाले बॉक्सेस होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक सेट है, उसके अंदर एरोप्लेन के पार्ट्स पड़े होंगे, उसको जोड़ के एरोप्लेन बनाना है। या ऐसे कोई गेम होगी, उसका आपको पूरा बना के रखना है, जोड़ जोड़ के आपको पूरी गेम बनानी है। तो इसमें आप अपने मसल्स को यूज कर रहे हो, अपने हाथों को यूज कर रहे हो, प्लस अपने दिमाग को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसी गेम्स बच्चे खेलते हैं इस पीरियड में, जिसमें सीरीज ऑफ टास्क है, मतलब एक के बाद एक टास्क करना। An example is assembling a mechanical, unpacking the pieces, connecting the parts, making the model move by adding a power source। मतलब यही बच्चे जो करते हैं ना, हवाई जहाज बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या टॉयज बनाते हैं, रेलवे पूरे वो ट्रैक्स ले करते हैं, जोड़ते हैं ट्रैक्स को और रेलवे बनाते हैं। सो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि आपका दिमाग भी डेवलप हो रहा है, साथ साथ आपकी बॉडी भी डेवलप कर रही है। मोटर स्किल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। मोटर स्किल्स क्या होते हैं? दो तरह के मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन और ग्रॉस। जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे पेन पकड़ना, ग्रिप बनाना, लिखना, सिलाई करना, ऐसे वाले स्किल्स। और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं? जैसे कि बॉटल उठाना, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। अपने हाथों पैरों को ऊपर नीचे करना ग्रॉस मोटर स्किल है। सो यहाँ पर आप देखो ग्रॉस मोटर स्किल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई है, अगर आप इसकी तरफ देखो, ये छोटे से बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल में। ये जापान का एक सीन है। जापान में बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी वीडियो में से दिखाया था, वो बोल रहे थे कि जापान में जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल आने वाले लगा लो 1st, 2nd, 3rd के बच्चे, स्कूल की सफाइयां करते हैं, डस्टिंग करते हैं, स्वीपिंग करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने सोचा हम भी अपने स्कूल में ऐसा करते हैं। लेकिन इंडियन पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हम पैसा भर रहे हैं, क्यों जाके स्कूल में सफाई करेगा। ये सब चीजें करना इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में अगर आप बच्चों को काम करना सिखाओगे कि बेटा थोड़ा ये बर्तन रख दो, झाड़ू पोछे मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उनके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। आजकल के बच्चे क्यों ढीले पड़े रहते हैं? क्योंकि उनको काम करने की आदत नहीं होती। तो जापान में ये चीज हमें सीखनी चाहिए जापान के बच्चों से। वो ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि जहाँ पे तुम स्कूल जा रहे हो, उसकी पूरी सफाई करो, मिलजुल के काम करो। बच्चा साथ में काम करते दूसरों के, तो कोऑपरेशन भी सीखता है। तो काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें, तो मोटर स्किल्स में सेल्फ हेल्प स्किल्स होते हैं,
सोशल हेल्प स्किल्स होते हैं, स्कूल हेल्प स्किल्स होते हैं, प्ले स्किल्स होते हैं। अब क्यों मैं इसके बारे में बात कर रही थी, क्योंकि सेल्फ हेल्प स्किल्स डेवलप होते हैं इससे। सेल्फ हेल्प मतलब बच्चा खुद अपने काम करना सीखेगा। कई बच्चे ना, कई माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करते हैं कि चलो इसको नहला दो, इसकी कंघी कर दो, ये खुद नहीं कर सकता, ये कर नहीं पाएगा, बड़ा वो पैम्पर करते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा खुद मैनेज कर सकता है, वो अपना नहाना धोना, ड्रेस करना, ग्रूम करना, उसको सब आता है, उसको बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, वो हेल्प दो और वो खुद करने लग जाएगा। सोशल स्किल्स, जैसे कि आप स्कूल में देखो, स्कूल में बच्चे अगर स्वीपिंग करें या घर में भी बच्चा हेल्प कर सकता है डस्टिंग में, बेड्स, अपना बिस्तर बनाने में, ठीक करने में। स्कूल हेल्प स्किल्स क्या होते हैं, ये वो स्किल्स होते हैं कि स्कूल में आप हेल्प कर रहे हो। जैसे कि स्कूल में आप राइटिंग का काम कर रहे हो, मैम आपको राइटिंग का काम देगी, डांसिंग, बट ये स्कूल में होता है SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव स्किल्स। तो इसमें क्या होता है कि वर्क, तो इसमें क्या होता है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क में बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं, सिलाई बुनाई, किसी बच्चे को डांसिंग का शौक है तो डांसिंग में जाएगा, किसी को मॉडलिंग का शौक है तो वो मॉडलिंग करेगा, किसी को कुकिंग का, किसी को वुड वर्किंग का। तो ऐसे बड़े सारे स्किल्स हम सीखते हैं। और अब तो क्योंकि जो नया पैटर्न आया है एजुकेशन का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें तो ये स्पेशली इंक्लूड किया है कि बच्चों को कोई ना कोई एक चीज, कोई लाइफ स्किल सीखना है तो इससे उनका स्कूल हेल्प स्किल डेवलप होगा। प्ले स्किल, प्ले स्किल जैसे कि आप जानते हैं खेलने कूदने वाले से जुड़े स्किल्स, जैसे कि बॉल फेंकना, बॉल को कैच करना, या फिर बाइसाइकिल चलाना। इस एज में बच्चा बाइसाइकिल चलाना सीखता है, मतलब अभी वो अपने आप को बैलेंस करना भी सीख रहा है। सो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे स्किल्स आप डेली एक्टिविटीज में बच्चों के इंप्रूव करा सकते हो। और जो बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखेंगे पेरेंट्स, या बिल्कुल उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तो उनके फिर डेवलप नहीं हो पाएंगे ये स्किल्स। Cognitive development, from ages 7 to 11, the children are in what Piaget referred to as the concrete operational stage. Concrete operational stage, मैंने बोला concrete, concrete का मतलब जैसे जो चीज मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। ऑपरेशनल का क्या मतलब है, मतलब कि जो चीजें मैं जिनके बारे में लॉजिकली सोच रही हूँ। और स्टेज, इसमें हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो देख सकते हैं उसी को सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 1 बॉटल है, ऐसी अगर एक और बॉटल होगी तो कितनी बॉटल्स हो जाएंगी, तो बच्चा कहेगा 1 + 1 2, ऐसी 3 बॉटल्स होंगी तो 1 + 1 + 1 3। तो बच्चा लॉजिक लगा रहा है, पर किस चीज को, जिसको वो टच कर सकता है, छू सकता है, फील कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, जिन चीजों को देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं डायरेक्टली, वहां पर ये लॉजिक लगाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं बेटा x² + y² कितना होगा, तो उनको नहीं आएगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो आपको कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं। तभी इस एज में बच्चों को एटम नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि परमाणु, मतलब छोटे छोटे लेवल पे कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि बच्चा अभी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच नहीं सकता। इस एज में बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनको वो टच फील कर सकते हैं। तो जैसे उनको प्लांट है, तो प्लांट के बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो आप रोज का प्लांट लाके दिखाओ, उसको दिखाओ कि बेटा देखो ये पेटल्स होती हैं, उसकी पंखुड़ियां होती है, ये उसकी स्टेम होती है, ये उसका ये होता है, ये उसका वो होता है। तो जो उनको दिखे वो उनको पढ़ाओ, क्योंकि वहां पे वो समझ पाएंगे। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे आप अगर बोर्ड पे जाकर एक फ्लावर बना के दिखा दो, बोलो ये रोज है और ये उसकी लीव्स हैं, तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे, उनको लाके दिखाओ। तो यहाँ पे ये वो स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जहाँ पे बच्चा लॉजिक लगा रहा है, लेकिन वो लॉजिक ऐसा है, कॉन्क्रीट है, मतलब जो टच कर सकते हैं वो चीजें। जैसे कि चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट बच्चे को वो दिखा देते हैं ना कि पहले बादल होते हैं बादल कैसे बनते हैं, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। अब ये सब बच्चा समझ पा रहा है। कॉज और इफेक्ट मतलब, कॉज क्या है, इवेपोरेशन हुई, इफेक्ट क्या हुआ, बारिश हुई। तो ये कॉज और इफेक्ट बच्चा समझ पाया। क्यों समझ पाया, क्योंकि उसने ये देखा। ऐसे ही वो डिस्टेंस को भी समझ सकता है। अब मैं बच्चे को बोलूं बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है या यहाँ से लेकर वहां उस कोने तक, तो कहेगा यहाँ से यहाँ तक ये कम है और वो वाला ज्यादा है, क्योंकि वो डिस्टेंस समझ पा रहा है, क्योंकि वो समझ पा रहा है कि वो कितनी दूरी है। तो जो चीजें वो देख रहा है वो समझ सकता है ऐसी चीजें। द चाइल्ड यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे को ये थोड़ी छोटी स्टेज में होगा कि जब आप बच्चे को एक एनिमल दिखाओ जिसके 4 लेग्स हैं और एक टेल है, तो आप बोलोगे कि बेटा ये काऊ है। अब हर एनिमल जिसके 4 लेग्स और एक टेल है वो उसको काऊ बुलाएगा। क्यों, क्योंकि वो इंडक्टिवली सोच रहा है।
ठीक है। लेकिन इस स्टेज में क्योंकि लॉजिक डेवलप हो गया है तो धीरे धीरे डिस्टिंग्विश भी कर सकता है कि हर 4 पैर वाला एनिमल काऊ नहीं होता, कोई डॉग होगा, कोई डियर होगा, तो ये चीज वो समझ सकता है। तो यहाँ पर वो इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है विद लॉजिकल प्रोसेस। ऐसे नहीं कि हर 4 पैर वाला एनिमल वो बोलेगा कि काऊ है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक आ गया। और यहाँ पर क्या है, एक चीज एग्जाम्पल दिया मैंने, चाइल्ड हैज अ फ्रेंड हु इज रूड, और उसकी भी दूसरी फ्रेंड है वो भी रूड है, और एक और फ्रेंड है वो भी रूड है। मतलब उसका एक दोस्त है वो खड़ूस है, दूसरा दोस्त बना वो भी खड़ूस सा बना, तीसरा बना वो भी, तो उसका एक जनरलाइजेशन बन जाएगा, सारे के सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग करना। जब तुम्हारे साथ सारी चीजें सेम सेम हो और तुम उनको जोड़ के एक जनरलाइजेशन दे दो, एक रूल दे दो, तो उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि हमें इस स्टेज में दिखेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज में। किसमें पे आ जाएगी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब बात करते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की। ये जो हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशियो मतलब सामाजिक, इमोशनल मतलब भावात्मक विकास। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए ना बहुत सारे आपके कारक हैं जो जुड़े हुए हैं आपके सोशल डेवलपमेंट से। जब आप समाजीकरण करते हो बच्चे का, सोशलाइजेशन करते हो, या बच्चा सोशलाइज करता है। अब अभी तक जो बच्चा है ना वो अपने घर में अपनी फैमिली में लगा रहेगा, वो बाहर इंटरैक्ट नहीं करता किसी के साथ। लेकिन बच्चा 6 साल का जो बच्चा है वो स्कूल जाएगा। जब वो स्कूल जाएगा तो वो दोस्त बनाएगा, अपनी उसकी जो ग्रुप होगी, सोशल ग्रुप होगा, उसका बड़ा होगा। अब ना सिर्फ घर के जो दोस्त हैं वो भी होंगे, बाहर में जो स्कूल के जो दोस्त होंगे वो भी होंगे, तो उसका एक सोशल सर्कल बड़ा हो गया। जिन लोगों से वो रोज मिलता है वो ज्यादा हो गए। तो अब बच्चे का समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। मैंने जेंडर की वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों को क्यों प्रेफरेंसेस बच्चे डेवलप करते हैं। लड़कियां पिंक कलर लेंगी, लड़के ब्लू कलर पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन ऐसा है। अगर अब एक लड़के को पिंक कलर पसंद है तो वो लड़का बोलेगा नहीं पसंद, क्योंकि उसको लगेगा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ये सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। हमारा जो जेंडर से रिलेटेड स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़कियों को चुपचाप बैठना है, लड़कों को बोलना है, शरारतें करनी है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे और बाहर जो उनको चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे अगर लड़की बहुत ज्यादा हंस रही है जोर जोर से तो टीचर डांट लगाएगी, तुम लड़कियों के इतनी जोर से हंस रही हो। तो और लड़के जो होते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लड़के हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है। तो हमारे जो बिहेवियर है वो चेंज होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हमारा समाजीकरण ऐसे होगा। Middle childhood is a transitional stage sharing power and decision making with the children. An example of sharing power may be parents allowing their children to negotiate the amount of allowances. An example of not sharing power may be the parents determining with whom their children may or may not play. ये चीज मुझे बड़ी खराब लगती है। बचपन में बच्चे अलग अलग दोस्त बनाते हैं, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इस बच्चे के साथ मत खेलो, ये अच्छा नहीं है, उस बच्चे के साथ मत खेलो, वो उस फैमिली से बिलोंग करता है। ये गलत है। बच्चे अपने दोस्त खुद चूज करते हैं। तो जो पेरेंट्स बच्चों को पावर नहीं लेने देते, मतलब अपने डिसीजंस नहीं लेने देते, या मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि नहीं 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 खेलने नहीं जाना बाहर क्योंकि तुम्हें लग जाएगी, या बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, हर चीज में टोका टाकी करेंगे बच्चों के साथ। तो बच्चे जो है वो अपनी पावर नहीं समझ पाएंगे, उनको नहीं समझ आएगा कि हमें क्या करना है। ऐसे ही बच्चे आगे जाके फ्यूचर में डिसीजंस नहीं ले पाते, वो नहीं डिसाइड कर पाते कि आगे फ्यूचर में मुझे क्या स्ट्रीम लेनी है, आगे अपना क्या करियर चूज करना है, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस तो उनकी फैमिली मेंबर्स लेते थे ना, मम्मी पापा लेते थे। तो यहाँ पर बच्चों को डिसीजंस लेने दो, उनको डिसाइड करने दो। अगर वो गलती भी करेंगे तो अपनी गलती से खुद सीखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। अब देखो आज के टाइम पे मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं यूजुअली। हमारे टाइम पे क्या होता था कि खाली फादर वर्किंग होते थे, वो बाहर जाते थे, और घर में हमारे को संभालने के लिए हमारी मदर होती थी। लेकिन आजकल के टाइम पे क्योंकि इतनी ज्यादा हर चीज की प्राइस बढ़ गया, तो दोनों को काम करना पड़ेगा, मम्मी को भी और पापा को भी। सो इस केस में क्या होता है, बच्चे निग्लेक्ट हो जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, कैसे कर रहे हैं, उनको क्या सिचुएशन हो रही है, स्कूल में उनके साथ क्या हुआ, वो डिस्कस करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में पेरेंट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा भी निकालो और बच्चों से पूछो कि बेटा स्कूल में क्या हुआ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस स्टेज में जो पेरेंट्स हैं और बच्चों की बॉन्डिंग होना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, अलग अलग तरह की चीजें सीखेंगे, और उन चीजों को बच्चों से पूछो ताकि उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है या उनका जो भी वो इंडिविजुअलिटी बनेगी, पर्सनैलिटी बनेगी, उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा जो इस स्टेज में वो देखेंगे।
क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ टाइम। बच्चों को ही समझाओ कि मैं इवन दो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, लेकिन हम 1 घंटे रोज बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। जरूरी नहीं है कि अगर तुम 4 घंटे 5 घंटे बच्चों के साथ बिता रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 घंटा भी निकाल रहे हो या आधा घंटा भी निकाल रहे हो तो उनको ये फील कराओ कि तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और हमें पूरी नॉलेज है कि कैसे कैसे होता है। मतलब उनको समझाओ, उनके साथ बैठो, बातें बातें करो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस स्टेज में, क्योंकि इनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो रहा है। तो उनको एक फीलिंग, क्योंकि वो वरना फील करेंगे लेफ्ट आउट, उनको लगेगा हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है हमारे पेरेंट्स उसको जानते ही नहीं है, वो हमें नहीं जानते, हमें समझते नहीं है, तो वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे आपके साथ शेयर करना। अब दूसरी चीज है फैमिली रिलेशनशिप, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई दोस्ती, फ्रेंडशिप। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो दोस्त बनाएंगे तो उनसे बातें बातें करेंगे और उसमें उनके साथ बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा। सेल्फ एस्टीम इसी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा डेवलपमेंट होता है जब अडोलेसेंस आती है, किशोरावस्था आती है, लेकिन सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहा है, टीचर उसकी तारीफ कर देगी, तो बच्चे उसको कहेंगे मेरा दोस्त बनेगा या मेरी दोस्त बनेगी, या वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है या किसी और चीज में बहुत अच्छी है, तो उनके दोस्त बनेंगे और उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। अपने आप को देखेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी अपने लिए, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, उनको लगेगा कि हाँ हम में भी कोई बात है, और उनको सोशल वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी मिलेगी। उनको फील होगा कि मैं इस वर्ल्ड का एक पार्ट हूँ और मेरे अंदर भी कोई हुनर है, कोई काबिलियत है। Boys and girls progress through middle childhood, their peer relationship take on greater importance. फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए अपने दोस्त होते हैं। दोस्त तुम्हें क्या कहेंगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू की फैमिली मेंबर्स। मतलब बच्चे क्या करते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं तो मम्मी मैं आज ये करके जाऊंगी, आज मैं ऐसे बाल बना के जाऊंगी, या मैं ये वाले चिप्स रखूंगी क्योंकि मेरी दोस्त ने यही वाले चिप्स खाती है मैं भी वही खाऊंगी। तो उनके फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, उनके दोस्त किस तरह से कपड़े पहनते हैं। अगर दोस्त के पास वो वाले कलर्स हैं तो मुझे भी वो वाले दिलाओ, वरना मेरे दोस्त गुस्सा हो जाएंगे, वो मेरे से बात नहीं करेंगे। इट इज अ पीरियड कॉमनली कॉल्ड एज द गैंग एज। इसको गैंग एज भी कहा जाता है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों के अपने ग्रुप बनेंगे, अपना गैंग बनेगा, जैसे तुम लोग होगे वैसे तुम्हारे दोस्त बनेंगे। सो इसलिए गैंग एज बुलाई जाती है इस एज को, कि जैसे आपका व्यवहार होगा अपने दोस्तों के साथ वैसे ही फ्रेंड्स आपके बनेंगे, उतना बड़ा आपका सर्कल बनेगा। फ्रेंडशिप इन द मिडिल चाइल्डहुड आर मोस्टली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। आप उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाओगे जो आपके जैसे होंगे, जिनका इंटरेस्ट आपके जैसा होगा। और चिल्ड्रन मोस्ट susceptible to the peer pressure typically have low self esteem। अब एक चीज सेल्फ एस्टीम की ये भी है, जैसे मैंने बताया कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। अब मान लो किसी बच्चे का सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं है, वो ज्यादा सेल्फ एस्टीम नहीं रखता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बच्चों को अपनी बॉडी लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, अपनी बॉडी से रिलेटेड, जैसे बाल उनके ऐसे है, फेस ऐसा है वैसा है, या बॉडी इमेज उनको अच्छी नहीं लगती, अपनी शक्ल अच्छी नहीं पसंद आती, तो उनकी लो सेल्फ एस्टीम हो गई किसी ना किसी रीजन से, या वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे नहीं है। तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए दोस्तों के सामने हीरो बनने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, पीयर प्रेशर में आ जाएगा, जैसा दोस्त करने को बोलेंगे। जैसे दोस्त बोलेंगे कि अगर तेरे अंदर ताकत है तो ये करके दिखा, चल वो करके दिखा, यहाँ से कूद के दिखा। या गलत आदतें भी पड़ जाती है बच्चों को, स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, ऐसी चीजें भी बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। तो सेल्फ एस्टीम के चक्कर में बच्चा अपना जो है पीयर प्रेशर के अंदर बहुत गलत गलत काम कर लेता है, कि अगर हमारा फ्रेंड बनना है तो उस टीचर को छेड़ के आ, या उस टीचर को मार के आ। तो ऐसी ऐसी गलत गलत बातें बच्चे सिखाते हैं एक दूसरे को उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। अगर तूने ऐसा किया तो हमारा दोस्त बनेगा, वरना नहीं है। तो वो सेल्फ एस्टीम में गलत काम, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्टीलिंग, घर से पैसे चुराने लग जाते हैं बच्चे। ये आपने बहुत सुना होगा कि गरीब खानदान के बच्चे स्पेशली, क्योंकि उनके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को दे सके पॉकेट मनी, तो बच्चे देखते हैं हमारे स्कूल में फ्रेंड्स बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि जो अमीर घर के बच्चे हैं वो तो अपने साथ पैसे लेकर आते हैं कैंटीन से खाने के लिए। तो ये बच्चे घर में चोरी करना शुरू कर देंगे, फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि देखो मुझे 200 रुपीज पॉकेट मनी मिलता है, एक्चुअली में उन्होंने घर में स्टीलिंग करी, चोरी करी। तो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं बच्चे पीयर प्रेशर में। तो ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप के पर्सपेक्टिव से। और इसलिए मैंने कहा था कि पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा निकाल के उनसे बात करो, क्योंकि उनके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं सोशली, क्योंकि वो अभी सोशल उसमें एटमॉस्फेयर में आ गए, अभी तक वो घर में थे, अब वो बाहर निकले हैं, तो जो भी प्रेशर वो फेस कर रहे हैं उसके साथ उनसे बात करो कि बेटा अगर आपके फ्रेंड्स शो ऑफ करते हैं पैसों से लेके तो आपको नहीं करना, ये गलत है। तो उनको ये चीजें समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आ जाती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब अपने आप को लेके आपका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट।
According to Erikson, the primary development task of the middle childhood is to attain industry, the feeling of social competence. Successfully developing industry helps a child build self-esteem and self-confidence necessary for lasting and effective relationships. मतलब कि अब इस स्टेज में क्या होगा कि आप अगर अपने अंदर कोई हुनर डेवलप करो, इस स्टेज को कहा जाता है एरिक्सन के अकॉर्डिंग, ये जो हमारी स्टेज है चाइल्डहुड की, मिडिल और लेट चाइल्डहुड, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी पीछे जापान वाला, तो बच्चों को सिखाया कि तुम अपनी स्वीपिंग खुद करो, घर की साफ सफाई खुद करो, खुद नहाओ, अपने कंघी करो, सब कुछ करो, तो बच्चे के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हुई, या बच्चा अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करता है। बच्चा कहता है कि मुझे अपनी लाइफ के साथ ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, वो अपने बारे में सोचता है और अपने करियर और इन चीजों के बारे में सोचता है। मुझे सिंगिंग का शौक है, मुझे मैथ करना अच्छा लगता है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने शुरू होगा। पर अगर आप बच्चे को रोकोगे, नहीं 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 तू छोड़ दे, तू प्लेट गिरा देगी, तू छोड़ दे, तो उसके अंदर इंफीरियोरिटी डेवलप हो गई। या तुमने बच्चे को बोला कि नहीं नहीं ये भी साफ सफाई नहीं कर सकती, छोटी है ये, तो इंफीरियोरिटी डेवलप हो जाएगी। बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस जोगी नहीं हूँ कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो वो इंफीरियर हो जाएगा। तो इस स्टेज में इंफीरियोरिटी डेवलप कराना या इंडस्ट्री डेवलप कराना आपके हाथ में है। सो बच्चे के अंदर एक फीलिंग ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप करानी है, अगर सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है उनका, तो उनको काम दो, उनको बोलो ये प्लेट रख कर आओ, मेरी किचन में हेल्प करा दो, ऐसे करके आप उनकी इंडस्ट्री डेवलप करा रहे हो। और इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ये सब तो हमारा सोशल डेवलपमेंट था। इमोशनल डेवलपमेंट में अगर आप देखो तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जैसे बचपन में अगर बच्चों को मार दो या उनकी बात मत सुनो, उनका एक ही रिएक्शन होगा, वो रो देंगे। मतलब मम्मी ने डांट लगा दी, रो दिया, मैं गिर गई, रो दिया, या मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, गुस्सा आ गया, रो दिया। लेकिन अब उनका जो एक्सप्रेशन है इमोशंस का, वो चेंज हो जाएगा। बच्चा समझ रहा है कि हर चीज में एक ही तरह का रिएक्शन नहीं देना। तो बच्चा जो है सोशल एंड रिलीजियस, that it may not be desirable or proper for him to show the emotion all the time। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा ये भी जान लेता है हर जगह इमोशनल होना जरूरी नहीं है। अगर पापा ने डांट लगाई थी तो कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मतलब वो थोड़े मैच्योर हो रहे हैं। अब हर चीज में रोएंगे, दहाड़े मार मार के रोने वाला काम खत्म हो जाएगा। His intellect begins to play important role in exercising check over the emotional outburst। अब अगर उनको रोना आ भी रहा है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। अब ये थोड़ा कहीं पे भी कुछ भी हो तो बस रोना शुरू कर दो। तो उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो संज्ञान है, उनको हेल्प करेगा कि वो चेक करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। हमने तीनों डोमेन्स को डेवलपमेंट को डिस्कस किया, फिजिकल को, कॉग्निटिव को, सोशो इमोशनल को, और हमने देखा ये ड्यूरेशन कब से कब का होता है, चाइल्डहुड का, मिडिल और लेट चाइल्डहुड का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एडोलेसेंस का स्टेज है। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि सीटेट का पेपर आने से पहले, क्योंकि 16 से स्टार्ट है पेपर, तो हम कोशिश यही करेंगे कि एक हफ्ता कंटिन्यूअस सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहें। आप लोग भी प्रिपेयर करते रहें और अपना ध्यान रखें और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो ऑल द बेस्ट।